नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट का ये मॉडल सेट दूसरा होगा और इसमें प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बीपीएससी के तौर पर ही दिया हुआ है, सिर्फ सूची में कूट में ही दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है। और सामान्य विज्ञान का इसमें 80 प्रश्न यानी चारों विषय से होगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक और क्या बच गया, अर्थशास्त्र हमारा, और सामाजिक अध्ययन से जो सामान्य अध्ययन है उससे 40 प्रश्न होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मैं भी इंसान हूँ, सभी से गलतियाँ होती है, तो एक दो ऑप्शंस किसी का भी इधर उधर हो सकता है। आप एक भावी टीचर है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। यहाँ पर देहांत की बात कर रहा है कि बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो देखिए, बिहार का एग्जाम हो और बाबू कुंवर सिंह से एक भी प्रश्न ना आए, या फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो गया उनसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इन तीनों टॉपिक को एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या फिर 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। तो ये इनका देहांत जो हुआ था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1778 ईस्वी में। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भोजपुर जिला के जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि इन्होंने जगदीशपुर में ही गोला बारूद बनाने का जो कारखाना है उसको स्थापित किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़े। सूची 1 और 2 का मिलान करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए, इसको मिलान करना है। अब सूची को हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ जो लेख दिया हुआ है यानी शिलालेख, और दूसरी तरफ प्रशासकों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो एहल प्रशस्तर लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहा लेख, भीतरी स्तंभ लेख, और इस साइड ये नाम दिए हुए हैं। तो एहोल जो प्रशस्तर लेख है वो किन से जुड़ा हुआ है बताइए। तो वो जुड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक। तो इसका हो गया द्वितीय। जूनागढ़ अभिलेख ये तो सबको पता रहता है, रुद्रदमन से। ए का दूसरा हो गया, बी का चौथा हो गया। नासिक गुहा अभिलेख जो है वो जुड़ा हुआ है गौतमी बलश्री से, और भीतरी जो स्तंभ लेख है वो जुड़ा हुआ है स्कंदगुप्त से, ठीक है। तो आई होप ये चारों आप लोग को पता चल गया। अब ऑप्शंस में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस में किसमें दिया हुआ है, ए का दूसरा था ना, और बी का चौथा था ना, रुद्रदमन था, ठीक। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन का, तो बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का तीसरा। तो ये दिया हुआ है हमारा चौथा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है, ठीक है। नौका घाट अवस्थित है, तो वो कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। अच्छा, लोथल की जो खोज थी वो किसने की थी, तो वो 1957 ईस्वी में खोज SR राव ने, डॉक्टर SR राव ने किया था। और लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। लो भी याद कर लीजिए, भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा, तो काग से याद करिए, कालीबंगा यानी क से काग, और घ से घग्घर नदी के किनारे। तो ये प्राचीन इतिहास में मैं ट्रिक से बता रखी हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से सही सुमेलित कीजिए। अब देखिए, इसको सुमेलित करना है, इसको भी कूट के द्वारा दिया गया है आंसर, ठीक है। गॉर्डन क्या मानते थे कि विदेशी आक्रमणों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये मतलब ये जो विद्वान है और इनका ये मत है कि इसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। ऑरेन स्टैन क्या मानते थे, तो वो मानते थे जलवायुगत परिवर्तन को सिंधु घाटी का पतन का कारण। डैलिस क्या मानते थे, भौगोलिक घटनाक्रम का पतन का कारण। और VN मिश्र जो थे वो भूगर्भीय स्थलीय परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानते थे। तो ये चारों सही हैं, ठीक है। तो इन चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहले तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 ये चारों है सही। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कब, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के उपलब्धि में। आगे बढ़ते हैं। भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो सभी को पता होगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और दूसरा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक। तो इसको भी याद रखना होगा। सूची 1 की मिलान करना है सूची 2 से। यहाँ पर भी आ गया वहीं सूची 1 सूची 2 वाला, इसको भी देखिए। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में, ठीक। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1540 ईस्वी में। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा संगा को हराया था, और खानवा के युद्ध के समय ही जब ये जीत हासिल किया था तो उस समय गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसका जो एक्सप्लेन किया गया ना, उसको आप लोग जरूर पढ़िए। क्वेश्चन देखिए चाहे नहीं देखिए, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेन पढ़िए, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो वो हुए थे 1221 ईस्वी में, ठीक है। याद कर लीजिए, 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में वे सभी सिंधु घाटी के तट पर एकत्रित हुए थे, ठीक। इसका आंसर 1221 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 9th हमारा प्रश्न है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को काल क्रम की दृष्टि से सजाना है। कितने गुरु हैं? तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, अर्जुन देव और हरकिशन सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से कौन आएंगे? अर्जुन सिंह का शासनकाल आएगा, जो कि 1581 से 1606 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आते हैं हरगोविंद सिंह। ठीक, तो उनका शासनकाल जो है वो है 1606 से 1645 तक। उसके बाद आएंगे किशन सिंह, जो कि हैं 1661 से 1664 तक। और फिर लास्ट में आते हैं तेग बहादुर, जो कि 1664 से 1675 तक इनका कालक्रम था। ठीक है, तो पहले कौन हो गया? पहले 3, फिर 2, फिर 4 और 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1, कुट में ढूंढिए। 3 2 4 1, वो तीसरा ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगई कोंडचोलपुरम रखा था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर राजा धीराज? वो कौन शासक था? तो वो शासक था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने जो बंगाल का महिपाल था शासक, उसको हरा करके ये गंगई कोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 का वही मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ ये सारे अशोक से जुड़े हुए दिए हुए और दूसरी तरफ सूची में ये सब दिए हुए स्थानों के नाम। अशोक स्तंभ, सांड वाली स्तंभ, शीर्ष, लोमर्सी गुफा और छिद्रयुक्त स्तूप। मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से? तो वो लौरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुआ है, यानी ए का हमारा हो जाएगा तीसरा। सांड वाली स्तंभ कहाँ प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी रामपुरवा में, बी का हो गया चौथा। लोमर्सी गुफा कहाँ है? तो लोमर्सी गुफा बराबर हिल्स पर है। और ये छिद्रयुक्त स्तूप जो है ये कौन सा बच गया? हमारा रोपड़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन से कूट में है। 3 4 1 2 तीसरा में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार या फिर पशुपालन? तो पाषाण युग के लोग जो थे वो क्या करते थे? अधिकतर आखेट यानी शिकार करते थे। और इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी, मिर्जापुर हो गया यानी उत्तर प्रदेश के, इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? अच्छा, संभावित पूछ रहा है कि कारण क्या था। तो अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास होना। बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया। तीसरा, एक विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय के खर्च से मौर्य साम्राज्य क्या हो गया था? मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। और चौथा है 1 और 2। तो यहाँ पर पूछा है कि साम्राज्य के पतन का संभावित कारण क्या था? तो तीसरा हो जाएगा कि उसके पास विशाल भाई सैन्य था ही, तो वेतन उतन तो देना ही पड़ेगा, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? डगमगा गई थी। और यही एक संभावित पतन का कारण बताया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? तो याद करिए भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु के बाद वो क्या बन गया था? तो वहाँ के नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता संभाल ली थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वो किया था गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे? अच्छा, प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इनकी भी एक संस्था थी। ठीक है, तो इनकी भी एक संस्था थी जिसके कारण ये उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया था। यह शामिल था भैया, यह किस में शामिल था? कबूलियत में, पट्टा में, सर्दिस में या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ये उपयुक्त में से सभी होगा, ये सभी में शामिल था। शेरशाह के शासनकाल में किसानों को सरकार की ओर से क्या दिए जाते थे? तो पट्टे दिए जाते थे, जिसने उसको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था, जिसके कारण और किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार भी करते थे। ठीक है, तो कबूलियत क्या था? एक पत्र था, जैसे आजकल साइन लोग करवा लेते हैं ना कि हाँ भैया दस्तखत कर दो, ये अब संपत्ति मेरी हो गई, तो उसी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये तो पता होगा कि किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो इसका आंसर हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? अच्छा, वो कौन सा शासक है भैया? तो इसका आंसर देख लीजिए, हॉल है, सिमुख है, शतकर्णी है या फिर गौतमी पुत्र शतकर्णी है। तो वो कौन है? तो वो सातवाहन वंश का जो शासक था, सबसे महान शासक जिसको माना गया है, गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक, गौतमी पुत्र शतकर्णी था। इसका आंसर क्या हो गया?
फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? गुरु नानक का जन्म बोल रहा है, तो वो हुआ था 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे। इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? भारतीय कृषक वर्ग का, ठीक, तो कौन सा? तो वो कहा जाता है संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह या फिर मराठा कृषक विद्रोह। तो वो कहा जाता है नील विद्रोह, भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। ठीक है, तो इसको आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमा का सामना नहीं किया? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो किसने नहीं किया था? तो वो नहीं किए थे चौथा चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि ये भागे थे और स्वयं इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। इनका कहना ही था कि अंग्रेजों के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं गोली मार लूँ। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब हुआ था? बंगाल का पूर्ण स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? तो देखिए, ये तो थे जयप्रकाश नारायण और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है, यानी कब कब ये घटनाएं घटी? चौरा चौरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मोपला विद्रोह। तो चौरा चौरी कांड का तो सबको याद रहता है, 4 मार्च या 5 फरवरी माना जाता है 1922। चटगांव शस्त्रागार कब लूटा गया था? तो वो लूटा गया था 1930 ईस्वी में, और मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था। तो 3-1-2 इसका आंसर होगा। तो आंसर ढूंढिए, 3-1-2 किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारा तीसरा ऑप्शन में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। सबसे पहले आएगा मोपला विद्रोह, फिर उसके बाद चौरा चौरी कांड और फिर उसके बाद आएगा चटगांव शस्त्रागार लूट। तो ये हमारे 25 प्रश्न हिस्ट्री थे। अब देखते हैं भूगोल। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि 120 प्रश्नों में 3 से 4 प्रश्न का ऑप्शन इधर उधर होना ये आम बात है। तो प्लीज़ आप लोग स्वयं एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो 1-2 प्रश्नों को आप लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल मिट्टी के कणों का मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निहारिका एक तप्त गैस का गोला है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल का प्राचीनतम शैल है? भूपटल का बोल रहा है, प्राचीनतम शैल कौन सा है? औषाधिक, अग्नय, रूपांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो अग्नय शैल है। ठीक है, अग्नय शैल जो है भूपटल की सबसे प्राचीनतम शैल है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति तथा अभिनीत में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार की अग्नेय शैल को क्या कहते हैं? तो बैथोलिथ कहते हैं। इस प्रकार की जो अग्नेय शैल होती है उसको, एक मिनट, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ या फिर फैकोलिथ, तो इसको कहते हैं फैकोलिथ। देखिए नाम एक नहीं है ना, तो इस प्रकार से कंफ्यूजन होकर के एक तो ऑप्शन इधर उधर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ? उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो सुनामी लहरें जो होती हैं वो अधिक सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रभावित होती हैं वो होती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन विभाजन, अंग का मैदान, मगध का मैदान या फिर मिथिला का मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिथिला का मैदान जो है वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। सामान्य सतह से, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य सतह से उठे हुए जो टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी मतलब अनेकों घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? ठीक है, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत घाटी हिमनद, गिरिपद हिमनद या फिर हिमटोपी। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गिरिपद हिमनद। ठीक है, इसको विस्तार से थोड़ा देख लीजिए। देखिए, जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद से नीचे उतर करके आधार पर एक दूसरे से मिल जाती है, नीचे यानी तल पर, तो उस विस्तृत हिमनद को पर्वतपदीय हिमनद या फिर गिरिपाद हिमनद कहते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि गिरिपाद नहीं दिया रहेगा तो पर्वतपदीय हिमनद दिया रहेगा। तो दोनों में से क्या होगा? दोनों में से दोनों सही होगा। ऑप्शंस में तो एक ही रहेगा ना भाई। 33 प्रश्न है, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? पक्षी पंजा डेल्टा का, ज्वारंदमुखी डेल्टा का, चापाकर डेल्टा का या फिर दंताकार डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो वो है चापाकार डेल्टा का उदाहरण। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। डोल ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? ठीक है, जिसकी उत्पत्ति किसके कारण? तो ताप के कारण होता है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी या फिर भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो है डोल ड्रम की स्थिति में वायु दाब की पेटी का क्या करती है? उत्पत्ति करती है या फिर उसका कारण है।
अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी घाटों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? कितने अक्षांशों के बीच बोल रहा है कि पाया जाता है? 28 डिग्री से 30 डिग्री, 30 से 38, 30 से 40 या फिर 35 से 50 डिग्री तक। तो ये पाया जाता है 30 से 40 डिग्री तक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? ये तो देशांतरीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाएगा। ये तो रटा रटाया होना चाहिए। सूची 1 सूची 2 फिर से आ गया सूची। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ परियोजना दिया हुआ है। ठीक है, कृष्णा का, नागार्जुन सागर, सतलज, महानदी और भागीरथी, टिहरी बांध, भाखड़ नागल बांध, हीराकुंड बांध। तो इनमें से मिलाइए भैया, सबको मिलाना है कि कौन सा क्या आंसर इसका होगा। चलिए मिलाते हैं। कृष्णा नदी किस पर है? तो कृष्ण को अर्जुन आ रहा है ना, तो कृष्ण के दोस्त कौन थे, मित्र कौन थे? अर्जुन। तो ये तो वहीं पर होंगे। कृष्ण जो नदी है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ होगा? कृष्णा नदी पर होगा। तो ए का तो पहला ही हो गया। सतलज नदी कहाँ पर होगी? तो सतलज नदी जो है वो भाखड़ा नागल पर है। ठीक है, सतलज नदी बांध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। महानदी पर कौन सी बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आई होप आ गया होगा। अब देख लेते हैं। ए का 1, बी का 3, 1 3 4 1 3 4 2 फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न सूची 1 फिर से सूची वाला आ गया। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर जलवायु का प्रकार दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है, यानी किस देश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषुवतरेखीय, मानसूनी, भूसागरीय या फिर उष्ण मरुस्थलीय। अब देश में क्या क्या दिया है? तो नाम्बिया दे दिया, श्रीलंका दे दिया, साइप्रस दे दिया और जावा दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम मिलान कर लेते हैं। विषुवतीय रेखीय का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जावा। जावा जो देश है वहाँ पर विषुवतीय रेखीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु श्रीलंका में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु साइप्रस में, और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है नामिबिया में पाया जाता है। तो ए का हमारा क्या था? 4, और बाकी सब तो फिर ये सही थे, 2 3 और फिर इसका हो जाएगा 1। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन 3 में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बूढ़ी सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोशी और गंगा, कर्मनसा, गंडक और घाघर, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो ये सब तो ऊपर से ऐसे आती हैं। कर्मनसा हो गई, गंडक हो गई, और घाघर नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनाती है। तो ये सभी नदियों को नाम याद रखने होंगे कि कौन सा उत्तर की तरफ पड़ता है, या कौन सी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। इन सभी को याद करना होगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर से आ गया सूची वाला। एक तरफ वन्य जीव दिया है और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिया है। नामदफा, पेरियार, बांदीपुर और लामा जाओ। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और केरल। तो नामदफा जो है वो कहाँ पर है? तो नामदफा तो शायद अरुणाचल प्रदेश में, शायद, क्या कंफर्म, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, जिसको नेफा भी शायद कहा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार है केरल में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर है कर्नाटक में, और लामा जाओ जो है वो है मणिपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बनता है 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कार्यशील की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? अच्छा, कार्यशील की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहेंगे? निष्क्रिय, युवा प्रौढ़ जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, या फिर सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो इनको क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे आश्रित जनसंख्या। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्ष से जो कम बच्चे हैं और 65 वर्ष से जो अधिक उम्र की मतलब व्यक्ति हो जाते हैं, तो उनको क्या किस में रखा जाता है? तो आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे पर आश्रित है। अब छोटा बच्चा भी तो दूसरे पर आश्रित है, और जो बुजुर्ग हो गए हैं वो भी कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो भी दूसरे पर ही आश्रित है। तो इसलिए उनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, और सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब वन का मतलब वन नहीं समझिएगा, मतलब चंदन के वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? किसका? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग जो है किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? चीनी विद्वानों, भारतीय विद्वानों, मिस्र विद्वानों, या फिर यूनानी विद्वानों? तो वो किया गया था यूनानी विद्वानों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कुडाईकाल, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उट्टकमंड, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या फिर शिमला जो है पीर पंजाल की पहाड़ी। तो कौन सा इसका गलत है? तो कोडाई कनाल, अनाई मल्ली की पहाड़ियाँ, ये जो है युग में जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा। तो कोडाई कनाल जो पहाड़ी है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में नहीं सम्मिलित है। ये किसमें? तो ये पटनी पहाड़ियों में आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, ठीक है, तो अधिक ताप एवं कम वर्षा होता, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता, कम ताप एवं कम वर्षा, या फिर कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होता। अब यहाँ
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार जो है कहाँ पर पाया जाता है? पटना और गया में, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया में। तो वो पाया जाता है पटना और गया में जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा, यानी केरल या केवाल मिट्टी जिसको कहते हैं वो पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। कोझीकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोझीकोड बंदरगाह उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो कोझीकोड जो बंदरगाह है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। किसमें? केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, नदी और किस दिन को, सॉरी देखिए, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या? तो नेशनल मैरीटाइम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर तो ये पता ही होगा, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या फिर सुमात्रा? तो हिंद महासागर की बात कर रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है फ्रेंड्स मेडागास्कर। कौन है? मेडागास्कर है जो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, प्रश्न है, अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण होता है, अग्नेय शैल का अत्यधिक रूपांतरण होता है, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, या तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कि रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरित होता है, यानी नकली चेहरा पर फिर से एक और नकली चेहरा। जैसे स्लेट क्या है? रूपांतरित है और उसका फिर रूपांतरित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो फाइलाइट बन जाता है। तो इसी प्रकार से रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरित क्या कहलाता है? अति रूपांतरण कहलाता है। इसका आंसर हो गया तीसरा। अब आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की तरफ। तो इसके बाद है सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र या फिर पॉलिटी कह लीजिए, और फिर सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न। तो फास्ट करके आप लोग पूरे प्रश्नों को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? रॉल ब्रेविश, हैंस सिंगर, गुन्नार मेडल या फिर उपयुक्त में से सभी? तो वो गुन्नार मेडल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। मजदूरी का सुनहरा जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? मजदूरी का जीवन स्तर का सिद्धांत, मजदूरी का कोष सिद्धांत, जीवन निर्वाह का सिद्धांत या फिर सीमांत उत्पादकता? तो वो कहलाता है मजदूरी का कोष सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, मजदूरी जीवन स्तर का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण जो है क्या उत्पन्न करता है? आंतरिक बचतें, बाह्य बचतें, 1 और 2, तो ये दोनों होगा। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण दोनों चीजें करता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुल आगम इजिकल टू बिक्री इकाइयां इंटू सीमांत आगमन। कुल आगमन बराबर क्या होता है? तो बिक्री इकाइयां इंटू औसत आगमन। कुल आगमन बराबर कुल आय माइनस कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कुल आगमन का आगम का जो होता है बिक्री इकाइयां इंटू औसत आगमन होता है। ठीक है, इसको अगर निकालना हो तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यही विशेषता होती है। इसका आंसर फर्स्ट ही निकल गया। बाकी सब देख लीजिए। इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। ये सभी गलत है। इसका आंसर फर्स्ट हो गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम RDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। बेकारी भत्ता दिया जाता है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है, ग्रामीण बेरोजगारी को रोजगार की गारंटी दी जाती है, या फिर ग्रामीण गरीबों को उत्पादन पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्या किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्रामीण गरीबों को उत्पादन पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है योजना आयोग के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये किसके द्वारा तय किया जाएगा? ये किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। शून्य आधार बजट का आशय है। शून्य आधार बजट का क्या आशय होता है? व्यय में कमी करना, आय में वृद्धि करना, व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कि खर्च के प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वो नई हो। ठीक है, शून्य आधार बजट का मतलब होता है। इसका आंसर हो गया तीसरा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? अच्छा, अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल या फिर शिवहर? तो शिवहर जिला जो है सबसे गरीब है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बोल रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था नहीं है? गरीबी, आंतरिक संगठित श्रम शक्ति, बेरोजगारी एवं अर्धरोजगारी, आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता। तो ये जो है वर्तमान में अर्थव्यवस्था की क्या नहीं है? तो विशेषता नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अब आगे हम लोग राजनीति शास्त्र के प्रश्नों पर, जिसके 25 प्रश्न होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सूची दिया हुआ है, मैं राज्य हूँ, राज्य व्यक्ति से पहले, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये कथन दिया हुआ है और इधर जो है विचारक के नाम दिए हुए हैं। तो ये किन्होंने क्या क्या बातें कही है उसी को मिलाना है आप लोगों को। तो देखिए,
मैं राज्य हूँ, ये किसने कहा है? ये लुई सोलहवां ने कहा है, ठीक है। मैं राज्य हूँ किसने कहा? लुई सोलहवां ने कहा है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? अवतरण है, ये किसने कहा है? तो FWC हिगल ने कहा है। तथा लास्ट बच गया कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा है। तो हमारा एक का क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, दूसरा का दूसरा, यानी 3 2 4 1। 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? 3 2 4 1 फर्स्ट ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किसके द्वारा मिलकर के बनता है? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। संसद, राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सदस्यों, या फिर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसको देखना बहुत जरूरी था कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है, जिसमें निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो, यानी लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के, ठीक, विधान परिषद नहीं, विधानसभाओं के, और जो केंद्र शासित प्रदेश है सिर्फ 2 ही का नाम दिया हुआ है, दिल्ली और पुडुचेरी जो है, उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, इनका नाम याद रखना होगा, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, सही बात है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, राज्यों को संशोधन में पहल करने का अधिकार नहीं है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद की सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। तो देखिए, इसमें से ये तो बात सही है कि संशोधन भैया कोई भी अगर कानून पेश किया जाएगा उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए, ये सही हो गया। लेकिन इसमें तीसरा जो है ये गलत बोल रहा है कि कुछ संशोधन केवल विधानमंडलों द्वारा ही पारित किया जाता है, ये गलत है। इसमें सही कौन सी हो गया? तो 1 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1 2 4। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य यानी कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? किस सिद्धांत को? मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो वो कौन सा कथन है? राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। तीसरा है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों का रक्षार्थ हुई है। और राज्य की उत्पत्ति वर्गहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ वर्गहीन के समाज से के लिए ही हुई है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ से हुई है, यानी जो उत्पादन है जो शोषण करेगा उसकी रक्षा के लिए ये हुआ है, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? किस सिद्धांतों के आधार पर? नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, या फिर चौथा है कार्यकारी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये कथन के तौर पर दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। अब इधर देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके आंसर सही होंगे। तो चलिए, तो इसमें दूसरे को छोड़ करके तीसरा ये सही है, ठीक है, कि नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष भी होगा, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों भी होंगे, और कार्य करने का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व भी होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता ये क्या है? ये संसदीय प्रणाली की सरकार का कार्य नहीं करती है। तो इसका आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है। यह सभी व्यक्तियों के मतों को सम्मान देता है। उदार लोकतंत्र की बात कर रहा है। यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है। यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि उदार जो लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है, तो वो यह है कि यह जो है सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। अगला प्रश्न, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसी से संबंधित है? अच्छा, यह किसने दिया है? हॉब्स, हिगेल, बेंथम या फिर लॉस्की। तो ये कथन बेंथम का है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, या फिर दंड तथा निर्वाचन विधि अधिनियम 1969 में। तो जो मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है वो कहाँ पर किया गया है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवादी के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का क्या है? राष्ट्रवादी रूप है। मार्टिन हाइडगर ने, जॉर्जेस सोरेल ने, अल्फ्रेडो रोक्को ने, या फिर रुडोल्फ जेलेन ने। तो वो किसने किया है? तो वो किए हैं अल्फ्रेडो रोक्को ने, ठीक है। इसका आंसर हो गया तीसरा।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? अच्छा, इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष जनता नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। तीसरा है, राज्य अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि दंड द्वारा दंडनीय होगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो वो तत्व जो है वो है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? फोर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो ये दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, रीट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लॉस्की का या फिर अर्नेस्ट बॉर्कर का? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? विरोधी है, ये एक्टन का है, ठीक, कथन। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करना पड़ता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। इसका आंसर दूसरा हो गया। 75 प्रश्न है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी है या राज्य जन सेवा का निगम है? तो परंपरागत संप्रभुता की बात कर रहा है कि विचार का जो बहुलवादी है वो क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर आर्थिक समानता? तो वो है आता है आर्थिक समानता। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर अलग हैं कि वो जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है, तो वो देते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपकरणों की समिति, अधीनस्थ विधायन की समिति। तो सबसे जो समिति महत्वपूर्ण है वो है लोक लेखा समिति, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से, ठीक है, लोक लेखा समिति में। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो देखिए किस संशोधन के तहत? 41वां, 42वां, 43वां या फिर 44वां संविधान संशोधन के तहत? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अब सामाजिक विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वो किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? किसको, मतलब वो किसके नाम पर वो लिखेंगे अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारतीय जनता को? तो भैया वो किसको लिख सकते हैं? वो लिखेंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न सभी सब्जेक्टों से। अब आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन पर जिसमें कि 40 प्रश्न हैं। तो चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? पवनार आश्रम। देखिए साबरमती, सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म, ये सभी महात्मा गांधी के आश्रम है, लेकिन पवनार आश्रम जो है ये महात्मा गांधी का आश्रम नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला प्रश्न है, राणा टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तेंदुआ, बाघ, भेड़िया या फिर एशियाई मेढक? तो राणा टिग्रीना जो है यह एक एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? PB, ZN, FE या फिर MN? तो लेड का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो वो होता है PB। लेड का मतलब क्या हो गया? सीसा। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा की संरेखित होता है। एक मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है वो किस दिशा में रहता है? पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ? तो वो जो रहता है वो कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा उत्तर और दक्षिण की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से लटक जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। दिए गए पैटर्न, तो देखिए अब 85 से रीजनिंग शुरू हो जाता है, तो इस रीजनिंग को आप लोग घर में बना लीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से ये बड़ा वाला अक्षर सबसे पहले पकड़िए। 6 का 24, 5 29 हो गया, तो 8 5 40 और 8 48। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। मैं सबके आंसर बताती जा रही हूँ, आप लोग घर में कोशिश कीजिएगा बनाने की। 86 का आंसर 840 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। एक शतरंज प्रतियोगिता के बारे में बता रहा है, तो इस प्रश्न को आप लोग स्किप करके देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो गया? तो 124। अगला है प्रश्न हमारा 88 जो है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए, वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। और 90 का क्या है क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर रोक दे रही हूँ जिससे कि आप स्किप करके इसको देख सकें। चलिए अब 90 प्रश्न देखते हैं। 90 प्रश्न है हमारा। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? किसको? तो यूनाइटेड किंगडम को, जो यूरोपीय संघ था उसमें से निकलने की घटना को इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से हमारा ब्रिटेन, स्ट्रॉन्गर, वोट लीव,
एग्जिट या फिर ब्रेक्जिट, तो वो जाना जाता है ब्रेक्जिट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के बारे में बोल रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में क्या है? सक्षम मिसाइल है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। तो वो कौन सी मिसाइल है? तो वो है अस्त्र मिसाइल। अगला प्रश्न, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गई है? तो वो है ग्रेट इंडियन बस्ट, मोर, कोयल या फिर कौवा। तो कौन सी है? तो वो है ग्रेट इंडियन बस्ट। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था? मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चौधरी खलीकुजुम्मा या फिर हकीम अजमल खान। तो वो किए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? सवाना, फेन, स्टेपी या फिर प्रेयरी। तो कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो वो फेन जो है घास का मैदान नहीं है, वरना ये सभी तो है। भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पिगली वेंकैया को। ठीक है, श्रेय, डिज़ाइन का श्रेय। देखिए, तो सामान्य अध्ययन में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये सब आप लोगों को नॉलेज है या नहीं है। सार्क का विस्तृत रूप क्या होता है? तो सार्क का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका याद कर लीजिए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। 99 प्रश्न है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किसकी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो वो किया गया था 1982 ईस्वी में। 100 प्रश्न हमारा है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, ये अधिकतर आता है कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ पर जाकर गिरती हैं? तो अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा या फिर सिक्किम में। तो वो बना था केरल में। ठीक है, सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार। 2 संख्याओं के, अब यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं इसका आंसर सीधे सीधे बोल दे रही हूँ। 102 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा 132। 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा का क्या हो जाएगा? 1, 9। 104 का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा 150। 105 का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। अच्छा, ये रीजनिंग टाइप पर आ गया। 6, 44, 42। तो इधर से देखिए, बैक से चलिए ना। 40 में 2 जोड़ा है 42 और यहाँ पर क्या किया है? फिर 2 जोड़ दिया तो 44 हो गया और यहाँ पर 9 यानी 6, 3, 9। तो 9 अगर 3 और जोड़ देगा तो 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब 106 का क्या हो जाएगा? तो 106 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। 107 से आते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये पैटर्न दिया है 108 प्रश्न में, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा और आंसर मैं बता दे रही हूँ, 13 होगा। अगला प्रश्न है 109, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित रखता है? ऑपरेशन जो विजय है वो किस युद्ध से संबंधित है? तो वो है कारगिल युद्ध से 1999 में जो हुआ था। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी भारत के सबसे, देखिए सियांग को ही दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो अब आप लोग को याद आ गया होगा कि भारत के सबसे लंबे यानी 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। तो वो अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से पकड़ लीजिए। समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित किया गया था उसके संस्थापक कौन थे? तो JK हिक्की थे। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, यानी बाहरी वातावरण से अलग करता है? वो कौन सा है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम है। पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? सिंधु का मैदान, असम क्षेत्र, कोरोमंडल तट क्षेत्र या फिर मालाबार तट क्षेत्र। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका नाम है मालाबार तट क्षेत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? चौथा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? बाप, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट कौन बन गया है? तो वो है चंद्रभागा समुद्र तट। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। आगे बढ़ 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? समानता की अवधारणा को, तो वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 14 में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत की पूछा है तो वो है लोकटक झील। लोकटक, देखिए कट कट बज रहा है ना, तो इससे मणिपुर यानी मणि को अगर काटेंगे तो कैसा बजेगा? कट कट की आवाज़ आती है। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी वाला झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? किसने किया था? तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने किया था, GSK।
अगला प्रश्न, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा, किसके द्वारा किया जाता है शक्तियों का प्रयोग? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के द्वारा। तो वो किया जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के द्वारा। एंड इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उत्पादन दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये ऑक्सीजन है जो कि तीनों में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।